सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। जो भी कानून साजी इस वक्त हो रही है वो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हो रही है, वो पाकिस्तान के अवाम के हुकूक को सल्ब करने के लिए हो रही है। रियासत को घुटनों पर लाने का शौक़ जो है, ये शौक़ ही रहेगा। ये किसी सियासी जमात का हो, किसी फितना ग्रुप का हो या किसी इंडिविजुअल का हो। इन्हीं के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। वो फराज साहब ने कहा था ना कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। गवर्नमेंट की मजबूती अगर आपने जांचनी है तो आप ये सोच लीजिए कि अगर ये मैदान क्रिकेट की जुमा में बात करें तो गवर्नमेंट छक्का ही लगा रही है। अब तो गवर्नमेंट चौका लगाती नहीं है। उसे आप हॉफ वॉली भी दें तो ड्राइव नहीं खेलती और स्टेडियम से उठा के बाहर फेंक देती है और हुक मार के आपको गेंद पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाना पड़ती है। वजह उसकी ये है कि पीका एक्ट 2025 पास करवा लिया, पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया। अब उसके बाद मुज़ाकरात का अमल वैसे तातुल का शिकार हो गया, तो गवर्नमेंट अगर उसके सामने कोई अपोजिशन है तो कोई नहीं, दूर तक अपोजिशन का कोई नामो निशान नहीं है। गवर्नमेंट अकेले खेल रही है और ये मैच गवर्नमेंट अंपायर्स के साथ खेले या अंपायर के बिना खेले, लेकिन गवर्नमेंट बहुत तगड़ी है, बहुत मजबूत है। क्या ये मजबूती इतनी रहेगी? इसमें कोई कमी पेशी वाक़या होगी? मुज़ाकरात का तातुल का शिकार होना गवर्नमेंट की फेवर में जाएगा या और मजबूती में जाएगा? पीका एक्ट पर इम्प्लीमेंटेशन होना और जो कदगन का सिलसिला सोशल मीडिया पर जारी होगा वो गवर्नमेंट के हक में जाएगा या उसके एंटी जाएगा? या ये सब कुछ कितना बड़ा जमहूरियत पर सवालिया निशान लगा देगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। पीका एक्ट जो है, इस पर क्या सबसे पहले आपका रद्द-ए-अमल बतौर पार्लिमानी लीडर, क्या रद्द-ए-अमल? बेसिकली ये एक वो कहते हैं ना, हुकूमत दुश्मनी ले रही है आवाम से कि उनको है कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। सो अब वो क्या कर रही है कि जो फ़र्ज़ करे आप है या कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने रीट्वीट कर दिया, किसी ने छोटा सा कमेंट दे दिया, वीलॉग कर दिया या कोई स्टेटमेंट कर दी कि ये इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। अब वो क्या है कि उन्होंने उसको फेक न्यूज़ की आड़ में क्रिमिनलाइज़ कर दिया है और क्रिमिनलाइज़ करने के बाद उन्होंने 3 साल की सज़ा और 20 लाख का जुर्माना कर दिया। मुझे ये लगता है कि हुकूमत अपने काले करतूत छुपाने के लिए काले कवानीन लेकर आ रही है। पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं जाहिद हुसैन साहब, बड़ा मोतबर नाम है, उन्हीं से जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो कदगन लगाई जा रही है पीका एक्ट 2025 की सूरत में, ये वो कहाँ देख रहे हैं? 3 साल की सज़ाएं हैं, 20 लाख रुपए जुर्माना है और बहाना फेक न्यूज़ है अगर, तो फिर उसे वो किस नज़र से देखते हैं? कितनी गुंजाइश बची है, कितनी स्पेस बची है? जाहिद हुसैन साहब का क्या टेक है, उन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपके सर टाइम के लिए। अभी मीडिया का फिर मुस्तकबिल और सोशल मीडिया का मुस्तकबिल फिर आप क्या देख रहे हैं इन सारे हालात में? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो भी कानून साजी कर रही है ये मीडिया के मुस्तकबिल के लिए, सोशल मीडिया के मुस्तकबिल के लिए और आज़ादी इज़हार राय के लिए, आर्टिकल 19 ये सारा, इसके लिए बहुत बेहतरीन आप समझते हैं? बड़ा आइडियल माहौल होगा, कोई किसी की पगड़ी नहीं उछालेगा, या इसके अदरवाइज़ आप देख रहे हैं? देखिए, इस किस्म के कानून जो है, मैं तो देखता रहा हूँ कि किसी पाकिस्तान में तो इतनी सारी मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी रही हैं, लेकिन इस किस्म का कानून कभी भी नहीं बना है। एक वक्त वो जो था जब अयूब खान ज़माने में एक ऑर्डिनेंस, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस था, जिसकी वजह से आप इसको अखबारात को कंट्रोल करते थे, उन पर सेंसरशिप लगती थी, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया था, आज से 40 साल पहले की बात है। लेकिन मसला ये आता है कि इस किस्म के कानून जो बनते हैं, 2 वजह होती है। एक ये होती है कि एक गवर्नमेंट जिसको अपने आप पे एतमाद नहीं होता है, जिसको आवाम का मैंडेट नहीं होता है, तो फिर जो हुकूमत करते हैं तो उसको इन किस्म के कानून की ज़रूरत पड़ती है। असल मकसद क्या है इसके पीछे? फेक न्यूज़ नहीं है। असल चीज़ ये आती है कि जब आप आज की दुनिया तब्दील होती नज़र आती है, सहाफ़ती दुनिया तब्दील होती जा रही है। पहले तो बहुत आसान होता था, जब आप सेंसरशिप लगाते थे, प्रेस में एक ऑर्डर आता था और फिर आप एक टीवी, एक ही होता था, पीटीवी होता था,
या जो है अखबारात में जो है वो एक सेंसरशिप हो जाती थी। आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है और वो सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें हुकूमत को घबराहट सी है। क्या बात हकीकत है कि दुनिया भर में एक होता है लाइबिल लॉज होते हैं, लेकिन लाइबिल लॉज जो होते हैं वो जो है वो हुकूमत नहीं बनाया करती है, वो सहाफ़ती जो इदारे होते हैं। जैसे अब इंग्लैंड में मैं काम कर चुका हूँ टाइम्स, लंदन टाइम्स में, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइबिल लॉज हैं उसकी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हुकूमत के किसी कानून के तहत नहीं होती है, बल्कि एक जो एडिटर्स का एक बोर्ड होता है वो फिर अपने जो है साहब इनकी एक स्टैंडर्ड जो है उसको वो रखता है। तो इस लिहाज से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइबिल लॉज होते हैं। लेकिन इसका क्या मकसद है? असल तो इसके यही है कि आप जो है ये आपको एक फ्री लाइसेंस मिल गया हुकूमती इदारों को, ये तय करेंगे कौन सी चीज़ फेक न्यूज़ है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक के उसमें ख़िलाफ़ जाती हैं, उस पर फिर आप क्या कहते हैं कार्रवाई करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं, यानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में, उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा पर एक बंदे ने पोस्ट कर दी, अब उसको उठा कर ले गए पुलिस वाले या FIA ने उठा लिया। इन्वेस्टिगेट हो रहा था तो उसे कहा कि तुमसे तुम्हारा घर ले लेंगे और तुमसे तुम्हारा कारोबार छीन लेंगे। तो बड़ा दिलचस्प वाक़या उन्होंने सुनाया। अब फिर पीका के इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या हालात बनेंगे, बात किधर जाएगी, और वो तबका जिसके पास ना घर है ना किराए का मकान है, वो तबका फिर किधर जाएगा और वो 20 लाख कहाँ से लाएगा, और उनकी बातें डिसइंफॉर्मेशन के साथ लेबल हो जाएंगी या फिर डर खौफ फैलाने के साथ लेबल हो जाएंगी, और प्रोसिक्यूशन कौन करेगा, इदारे कितने इंडिपेंडेंट हैं, ये सारे मामलात हैं जो शायद बहुत सारी डिबेट तलब हैं। मैं कैंपेन कर रहा था तो एक छोटा सा शहर है, उधर बैठा हुआ था, तो सुबह का टाइम था, 9:30 बजे का कॉर्नर मीटिंग थी घर में। तो वहाँ पे एक साहब मुझे नजर आए, तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा जी इनको भी जेल में, ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते हरिपुर जेल में से होके आए। मैं मिला, गले लगाया, मैंने कहा आपकी बड़ी कुर्बानी है। मैंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा जी मैंने जनरल बाजवा के खिलाफ फेसबुक पे पोस्ट की थी, मुझे पकड़ लिया तो मुझे जेल ले गए, और उन्होंने कहा जी कि तुम माफीनामा लिखो वरना तुम्हारा कारोबार खत्म कर देंगे, तुम्हारा घर ये कर देंगे। उसने कहा जी मैं रहता हूँ किराए के घर में, मेरा क्या घर खत्म करना। अच्छा। और मैं लगाता हूँ रेडी, तो मेरी रेडी आपने तबाह कर दी, तो मैं जमीन में बैठ के मेरा कारोबार ही कोई नहीं, मेरा कारोबार ही कोई नहीं, मेरा क्या खत्म करोगे। उन्होंने कहा ये बंदा जो है इसको बाहर निकालो यार, इसका हमने क्या बिगाड़ना। तो मुझे ऐसी इसकी आई जब आप पूछ रहे थे, हम तो अपोजिशन में है, हमें तो जेलों में डाला है, हमारा ये क्या बिगाड़ेंगे, बिगड़ेगा तो हुकूमत का बिगड़ेगा, बेड़ा गर्क होगा। आप कह रहे हैं आपकी रेडी भी खींच ली है, किराए का मकान भी खींच लिया, हमें क्या, तो आपके पास कौन सा, कुछ भी तो है नहीं। हमारे पास क्या है। पार्लियामेंट में बड़ी ठंडी हवा का झोंका आया था जिस दिन मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था, और सच पूछिए तो गवर्नमेंट की जो कमेटी है वो बड़ी बोझल दिल से अनाउंसमेंट कर रही थी। कल इरफान सदीकी साहब भी जब अनाउंसमेंट्स कर रहे थे कि इन्हें तो बात करनी चाहिए थी, इन्हें बैठना चाहिए था, तो वो अच्छे खासे बोझल दिल से ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे। पार्लियामेंट में आपने बात कर दी मुज़ाकरात की, और आपने कहा कि ये ख्वाजा आसिफ हैं, इनके मुंह से भी गुल कामी गिरते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने फौरी तौर पर उसको कैच किया, स्लिप में खड़े हुए, और सबसे अच्छा कैच स्पीकर साहब ने किया, और वही मुज़ाकरात का एक प्रोसेस सारा शुरू हो गया सारा। तो ये आपका ब्रेन चाइल्ड था कि भाई इसको इस तरह से इनिशिएट होना चाहिए, और वो बिल्कुल फील्डिंग लगा के खड़े हुए थे, या ये नेचुरल प्रोसेस था सारा, चल गया बस? हमारी तो सियासत में रवादारी तो गायब है, न बातचीत के रवादार हैं, न सलाम व कलाम के। और ये हालत होती थी, उधर से आवाज़ें कसते थे, इधर से आवाज़ें कसते थे, ताने, तीर और नश्तर। ये 9 माह में तो हमने यही देखा, कोई पॉजिटिव काम नहीं होता था। तो मैं खड़ा होगी और मैंने कहा क्यों इस तरह कर रहे हैं, या सौतनों की तरह लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को चलाना सियासतदानों ने है, और सियासतदानों में नून भी है, पीपल पार्टी भी है। आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है, और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। तो इसके बावजूद उनका मुझे नहीं समझ कि जो चीज़ आज 23 तारीख को होना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं, सिर्फ 5 दिन मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। अब चूंकि बात मुज़ाकरात से आगे ऑपोजिशन के इकट्ठ की तरफ जानी है, तो ऑपोजिशन के इकट्ठ में सबसे जो रेलिवेंट पर्सनैलिटी हैं वो उख्वनज़ादा हुसैन हैं। वो तर्जुमान हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के,
और जिसमें 7 जमातें हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल है, जिसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी शामिल है, जो जिसकी इस फ्रंट की सदारत जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे तहरीक इंसाफ की जानिब से सदर जरदारी साहब के खिलाफ। और इसमें नेशनल फ्रंट भी शामिल है, इसमें मेंगल ग्रुप भी शामिल है, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम का शरानी ग्रुप भी शामिल है। तो ये फ्रंट जो है ये क्या कर रहा है, ये किधर देख रहा है, और ये मौलाना साहब पे ख़ास नज़रें क्यों टकाए बैठा है? बेसिकली क्या चल रहा है? उखवंज़ादा हुसैन साहब से ही पूछते हैं कि हालात क्या हैं बेसिकली। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करती है, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाती है, शेर अफजल मरवत भी उसमें आते हैं, सारे लोग आते हैं, सारे प्लेयर्स रोल प्ले करते हैं अपना अपना, और यकदम बैक ऑफ कर देते हैं। और यही इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे पीडीएम का इलेक्शन को लेकर, अनाउंसमेंट को लेकर शाह महमूद कुरैशी को किया हुआ फ़ोन, उसका इल्ज़ाम भी आता है कि भाई इमरान खान साहब बैक ऑफ कर गए थे वहाँ से भी, और मुज़ाकरात आगे ना बढ़े और इलेक्शन डिले हो गया। देखें तहरीक इंसाफ ने किया, अब भी हुकूमत कह रही है देखें तहरीक इंसाफ ने किया। क्या आपका टेक है इन सारे मौज़ूआत पे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमहूरी पार्टी है, और हमेशा इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, कभी भी। इमरान ये हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा तो कह सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप हमारी एनेक से देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र से, तो अभी के मुज़ाकरात को हम अगर देख ले, पहली मीटिंग होती है मुज़ाकरात की, हम हुकूमत के जो मुज़ाकराती टीम है उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे कोरम पूरा नहीं है, तो हम अगर इस इजलास को थोड़ा लेट भी करें तो कर सकते हैं। हम संजीदा थे, हम आपको अपनी संजीदगी बताते हैं। हुकूमत के साहब से कहा गया कि चलो जो भी आप लोगों की अवेलेबल इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो आए और हम बैठे। एक राउंड होता है, दूसरे राउंड में यानी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पूरी हमारी मुज़ाकराती कमेटी बैठती है, बात होती है, और हम बड़ी क्लियरिटी के साथ अपना मुकदमा पेश करते हैं और ये देखे कि हमारी संजीदगी का आलम यह है कि एक ऐसी हुकूमत से हम मुज़ाकरात के मेज़ पे बैठते हैं जिसको हम सिरे से ही जमहूरी हुकूमत भी नहीं मानते, और उसकी लेजिटिमेसी पे पूरे पाकिस्तानी कौम का एक सवालिया निशान है। 8 फरवरी को 2024 को ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया पे ऊपर ये बात आया हो चुकी है कि पूरी कौम ने मिलकर यकसुई के साथ इमरान खान को वोट दिया था, और यही वोट, ये क़ुव्वत है जो अपने आप को सो कॉल्ड जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, इन्होंने उस मैंडेट को चुरा कर ये एक नाजायज़ फस्ताई रियासत जो हुकूमत है और जिसके हैंडलर्स हैं उन्होंने बिठाई। लेकिन हमने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए हम इनके साथ मुज़ाकरात के बैठे, और हमने 2 मुतालिबात रखे इनके सामने, और वो 2 मुतालिबात जिसके हम बराह रास्त विक्टिम है। 9 मई किसके साथ हुआ? अगर रियासत ये कहती है कि 9 मई को हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमने ये कहा कि भाई आप लोगों का ये क्लेम है, हमारे ये क्लेम है कि 9 मई एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसमें तहरीक इंसाफ को फंसाया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों को फंसाया गया, तहरीक इंसाफ को बहैसियत एक सियासी जमात निशाना बनाया गया। तो भाई बात किस तरह आगे बढ़ेगी? बात इस तरह आगे बढ़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जो क्रेडिबल जजेस है, जिसमें सीनियरिटी पे आप देखें जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस मुनीब अख्तर है, और मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी। हमारी तरफ से ये तजवीज़ थी कि इन तीनों की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाए, जिससे ये बात खुले कि मतलब एक्चुअली 9 मई को क्या हुआ था। हम उधर अपना मुकदमा लेके आएंगे, हुकूमत अपना मुकदमा लेके आएगी, और फिर वो कमीशन इंसाफ करे, और दूध का दूध और पानी का। और यही चीज़ हमने 26 नवंबर को कही, जब इस फस्ताई रियासत ने और इसके इदारों ने पाकिस्तान के निहत्ते अवाम के ऊपर क्या करने आए थे। हम इस्लामाबाद, कोई चीखें मार रहा था कि जिंदाबाद, कोई मार रहा कि मुर्दाबाद, इमरान खान को रिहा करो, ठीक है, इसलिए आए थे। क्या हम मुसल्लह होके आए थे? मैं उस एहतजाज में खुद शामिल था, बिल्कुल लीडिंग उस फ्रंट रोज में था। तो न तो हमारे हाथ में तो न कोई डंडा भी नहीं था, कुछ न पत्थर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। और हमारे कारकुनान के ऊपर जितने भी शुहदा है, मैं खुद उनके घर गया हूँ। ये कोई मुहज़्ज़ब दुनिया में इसकी कोई मिसाल मौजूद है? तो हमने तो इससे ज़्यादा हमारी सिंसियरिटी क्या हो सकती है कि हम इन दोनों मुकदमों के ऊपर जुडिशल कमीशन का हमने मुतालिबा किया था। और क्या इमरान खान ने अपनी ज़ात के हवाले से कुछ मांगा था? पीका एक्ट है
ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों है और कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑलरेडी रेगुलेटेड है पेमरा के तहत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या वजह है कि वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। जहां पे जो जिसका दिल करता है उस पर खबर लगा देता है। हाकिम वक्त कानून बनाए और उसे इम्प्लीमेंट कर दे, उन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर 3 साल की सज़ाएं हों, 20 लाख जुर्माना हो और फेक न्यूज़ उसका बहाना हो। फ़र्ज़ कर रहे हैं अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई तो फिर बात किधर जाएगी। हालांकि अताउल्लाह तारड़ कह रहे हैं कि ये प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं है, तो फिर ये किन लोगों के लिए है? और इस तरह की कानून साजी करना किसका इस्तेहकाक है, हक किसका है? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का कोई क्लासिक केस तो नहीं बन रहा। बेसिकली मामला हैं क्या, ये समझना भी ज़रूरी है। आपको एतराज़ नहीं है लाइबल लॉज पे, आपको जो गवर्नमेंट ने ट्रीटमेंट करनी है उस पर एतराज़ है। लाइबल लॉज, देख मैं वही बात करता हूँ, लाइबल लॉज हुकूमत की तरफ से नहीं बनते हैं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ। बात ये थी कि ये जो है लोगों पे कि किस किस्म की जो है वो ख़बरें छपेंगी या किसी के हद तक नहीं होगी, वो अलग चीज़ होती है। वो एक सहाफ़ती स्टैंडर्ड के बात होती है कि वो होना चाहिए। मेरे ख्याल यहाँ भी कोशिशें हुई हैं इस किस्म की, लेकिन जब हुकूमत इस किस्म के कानून बनाती है तो वो अपने लिए इस्तेमाल करती है, और ये हमें हमेशा देखा है। दूसरी बात ये देखें, आज़ाद ये सोशल एक नया दौर शुरू हुआ है सोशल मीडिया, उसको आपको उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसे कंट्रोल करने के और जो है जब आप ये चाहते हैं, वाकई ये चाहते हैं कि जो है लोगों के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म की या फेक न्यूज़ ना हो, तो उसके लिए और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी है कानून बनाने से ज़्यादा। मसला ये है कि अगर आप आज़ादी देते हैं सहाफ़त की, एक जो आपके रेगुलर चैनल्स हैं, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें अगर आज़ादी होती है तो उसके बाद जो है लोगों का यकीन और ट्रस्ट उन पर बढ़ेगा। इस वक्त सूरत हाल क्या बन के आती है? उस वक्त ये होती है कि आम लोगों का ट्रस्ट जो है आपके मेन स्ट्रीम मीडिया से उठता हुआ इसलिए चला जा रहा है कि उनको ये शायद नज़र आता है कि वहाँ पे पाबंदी है कि आप जो है कोई चीज़ क्या कह सकते हैं, कोई चीज़ नहीं कह सकते। आप जो है जो ख़बरें जो हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती हैं वो आप नहीं शाया कर सकते हैं या नहीं आप उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो उसमें फिर सोशल मीडिया का लोग फिर वो करना शुरू करते हैं, उसमें फेक न्यूज़ भी होती है। लेकिन असल मकसद जो है वो ये है कि आप जब एक इदारे को इजाज़त दे दें तो वो ये तय करेगा कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। दूसरी बात देखें ज़रा और उसके डीपली चले जाएँ कि आप फ़लाना पे तनकीद नहीं कर सकते हैं, फ़लाना पे तनकीद नहीं कर सकते हैं, ये इस पे नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई। असल बात ये आती है कि देखें दुनिया में किसी भी माशरे में जो आप डेमोक्रेटिक माशरा कह लें, उसमें तनकीद पे कोई पाबंदी नहीं होती है। उसमें फ़ेक न्यूज़ पे तो आप कह सकते हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन तनकीद पे पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? आप कहें कि भाई जजेस पे आप तनकीद नहीं कर सकते हैं या आप इदारों के उस पर नहीं कर सकते। बात ये आती है कि इस मुल्क में अगर देखा जाए तो तनकीद जुडिशरी पे दुनिया में हर जगह होती है। तो फिर ये है कि जब खुद आपके यहाँ भी ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिसमें कहा जाता है कि आप फ़ैसलों पे आप तनकीद कर सकते हैं और यहाँ पे होती है, और ये एक हेल्दी माशरे की बात आती है। दूसरी बात ये आती है कि जब आप इदारों की बात करते हैं, जब इदारे खुद सियासत में हिस्सा लें तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि आप उन पर तनकीद नहीं करेंगे? फ़र्ज़ कीजिए कोई मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि एक मदाखलत हो रही है सियासत में, और जो है खुद जब हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास स्पेस कम है या कोई और इदारे जो हैं वो हावी रहते हैं, तो फिर आप उन पर अगर तनकीद करते हैं तो वो कहाँ तक वो कहाँ से गलत हो जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे कानून बनाना चाहते हैं जिस पे अथॉरिटेरियन जो एक टेंडेंसी जाहिर करती है कि जिस पे आप अपना एक कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है। असल बात ये नहीं आती कि आप फेक न्यूज़ से आपको कोई सरोकार नहीं है। आपको असल चीज़ होती है कि किस तरह से एक प्रेस को कंट्रोल करें ताकि उनकी मर्ज़ी की खबर शाया हुए। आप जो है सोशल मीडिया को भी अब बनाना चाहते हैं जैसे कि आपने जिस तरह की पाबंदी आपने मेन स्ट्रीम उस पर लगाई है मीडिया पे। हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जा रहे हैं। वी हैव मेट शायद खान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के साथ मुलाकात हो गई, या दे आर प्रिंसिपली एग्रीड टू बी विद अस। हम कर लेंगे, उन्हें मुतमईन कर लेंगे। जब नाफरमानी आएगी विद फुल थ्रोटल आएगी, प्रोटेस्ट आएगा, पब्लिक स्ट्रीट पॉलिटिक्स, स्ट्रीट प्रोटेस्ट आएगा,
उसमें हम एहतजाज रखें, हम जलसा रखें, हम जुलूस रखें, हम लॉन्ग मार्च रखें, हम धरना रखें। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पार्टीज़ अगर इसमें देखें तो तहरीक इंसाफ है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, वहदतुल मुस्लिमीन, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, सिंध यूनाइटेड फ्रंट, वो जीएम साहब वाली जी, अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जमीयत उलमा इस्लाम शरानी ग्रुप, और ये सारे आप बेसिकली आप जो कर रहे हैं वो आप चाहते हैं कि मूवमेंट्स सड़कों पे हो और तहरीकें चलें, और ये आपकी जो तर्जुमानी है इसमें 10, 12, 15 जमातें और ऐड हों, और फांसने के चक्कर में आप मौलाना फजल रहमान साहब को बेसिकली, और वही आपका प्राइम एजेंडा भी है इस वक्त जो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। तर्जुमान साहब, क्या इस पे टेक है आपका? नहीं, असल में तो जिस तरह आपने अपनी उसमें कहा कि हमारा मकसद जो इस वक्त पाकिस्तान सरज़मीर आइन बन गया है, और यानी जिस तरीके से हमारी रियासत आजकल चलाने की कोशिश कर रहे, वो क़ुव्वतें जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और वो क़ुव्वतें जो बरमला कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वही क़ुव्वतें ख़ुद रियासत बनी हुई है और पाकिस्तान को चलाने की नाकाम कोशिश कर रही है। तो बुनियादी तौर पर इस तहरीक का मकसद उन गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ सारी जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा करके पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती है। तो इसमें जो आपने पार्टियों के नाम लिए हैं, तो इस तहरीक के सरबराह से ही आपका इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके सदर जो है वो महमूद खान अचकज़ई है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए एक तनावा और एक कंटिन्यूस आवाज़, जिसमें एक लम्हे को भी कोई लर्जिश नहीं आई है, वो इसको लीड कर रहे हैं। और बाकी भी हमारे जितने मेंगल साहब की पार्टी है, अलामा साहब है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब है, साईं ज़ैन शाह साहब है, मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी साहब है, तो ये सारी वो फोर्सेस है, वो क़ुव्वतें है जो आइन के बालादस्ती के लिए उनकी एक तवील जद्दोजहद है, जो अब उनकी अगर इंडिविजुअली आप इन पार्टियों की तारीख़ को देखें, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी पे इस प्लेटफॉर्म पे सारे इकट्ठे हुए, और हमारा जिस तरह आपने मौलाना साहब का कहा, तो अचकज़ई साहब भी उनके मुतालिक बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, हमारे जो तहरीक के सरबराह है, और हमें ख़ुद बज़ात ख़ुद एक सियासत के तालिब इल्म होने के नाते मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का एक किरदार है पाकिस्तान की सियासत में, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर अब मैं थोड़ा इसमें मज़ीद ऐड करता चलूँ, तो मेरे ख़्याल में उस जैसा ज़रीक और ज़हीन सियासतदान भी इस वक्त हमारे मुल्क में कोई नहीं है। तो और उसके साथ उनकी एक जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स भी है। तो हमारी कोशिश ये है कि उन सारी क़ुव्वतों को इस एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा करें कि हमने पाकिस्तान को इस बहरानों से अगर निकालना है, तो वाहिद रास्ता ये है कि जो सोशल कंट्रैक्ट है, जिसको हम इमरानी मुआहिदा कहते हैं, जो आइन है, उसकी बालादस्ती हो। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ख्याल तो ये है कि मुज़ाकरात ठप हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं। अब उससे भी आप बढ़कर आगे चले जाएं तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर पसे पर्दा मामला ठीक हो गए हैं, और कुछ इमरान खान के करीबी लोग हमें बताते हैं सरगोशियों में कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, तो वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स फिर क्या हैं, उसके नतीजे में क्या बनेगा? इमरान खान की रिहाई, वो बाहर आ जाएंगे, या फिर जैसा अडयाला में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहा हूँ लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो बातचीत का अमल पाकिस्तान के लिए है, तो फिर ये बातें किस तरफ जाएंगी? ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमारी एक ही मुलाकात हुई है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हुई है और नथिंग मोर। इसको नॉन सीरियस ना कंसिडर करें, इसको पोलाइट मूड में ले लें, इसको सीरियस कंसिडर करें। ये मुल्क की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है, इस जमहूरियत की ज़रूरत है। कुछ इर्रिस्पॉन्सिबल लोग उसको डिरील ना करें। आपने देखा बैरिस्टर गौहर साहब भी, अली मीन गंडापुर साहब भी ताकतवर तरीन लोगों से मिले, डिस्कशन हुआ, चीज़ें रिकॉर्ड पे भी आईं। इधर से मुज़ाकरात जो हैं वो तातुल का शिकार हो गए। तीसरा ये सोशल मीडिया और मीडिया की आज़ादी के सवालात बहुत सारे जो आपसे कर चुके, तो इन सारे हालात में अभी भी आपको लगता है कि पसे पर्दा
कोई बातचीत का सिलसिला इमरान खान को लेकर कोई जारी सारी है और वो किसी मंतकी अंजाम तक भी पहुंचेगा, या आपको लगता है कि अब ये डेड एंड ही है, इसमें कुछ नहीं हो सकता? अभी मुझे लगता है कि डेड एंड पे है। मेरे ख्याल हुई होगी बातचीत पर है, इसमें कोई हमेशा यही होता है कि जब इस किस्म के एक लॉक जैम कह लें या जो है डेड एंड पे बात आती है, तो हमेशा इस किस्म के मज़ाकरात होते हैं जिसकी वजह से हालात बेहतर होते जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी एक लिहाज से नतीजे पे पहुँचे हैं, और ना ही मुझे लगता है कि कोई अभी इस सूरत हाल में आगे क्या होता है। 6 महीने पाकिस्तान की सियासत के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा, लेकिन फ़िल वक्त मुझे कोई ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आता है। बल्कि मैं तो अभी 3-4 दिन के वाक़यात जो देख रहा था उसमें जैसे शुरू में ऐसा लगा कि शायद थोड़ा बहुत कोई हलचल सी है, कोई तब्दीली आ सकती है, मज़ाकरात हो सकते हैं, हालात थोड़े से मामूल पे आ सकते हैं। वो भी अब जो है वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई फ़िलहाल। अब देखें आगे क्या होता है। और उसमें लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है एक हुकूमत के लिए, एक पूरी रियासत के लिए आता है कि क्या इन हालात में जबकि पाकिस्तान को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रिसेंट तारीख़ में इतने ज़्यादा जो है हमें चैलेंजेस का सामना था जैसे आज है। मसलन ये कि एक तो सियासी सूरत हाल है, जिसमें दूसरी बात ये आती है कि आपकी माशी सूरत हाल है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई, लेकिन स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम उससे जो एक ख़तरा से जो है या ICU से निकल आए हैं। ICU में अभी तक हम पड़े हुए हैं। ठीक है, जो थोड़ी बहुत सांसें हमारी आ रही है, वेंटिलेटर शायद हटा दिया गया है, आप खुद अपने सांस ले रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन क्या आप ICU से बाहर निकल आए? नहीं निकले। अच्छा, अब जब आपके मसाइल ये हैं, इतने संगीन मसाइल हैं जहाँ पे आपको एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट नज़र आता है, आपकी ये रियासत के वजूद पे एक हमला होता है जैसे कि इन तमाम चीज़ों से, और आप जो हैं इस वक्त मसरूफ़ हैं पीका के कानून बनाने में। आपको ये सबसे ज़्यादा सरोकार नज़र आता है कि किस तरह से जो है ये सोशल मीडिया को काबू में किया जाए, या मेन स्ट्रीम जो है जो जर्नलिस्ट जो अपनी उसमें बातें कर रहे हैं उनको आपको काबू करना है। तो फिर तो ऐसा लगता है कि जो है फिर हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, उससे आगे निकलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। रियल में अगर देखा जाए तो क्या दोनों पार्टियां, हुकूमती कमेटी और अपोजिशन की कमेटी यानी तहरीक-ए-इंसाफ जो दीगर जमातों पर मुश्तमिल है, उसके इत्तेहादी, वो सारे मिलकर मुज़ाकरात के अमल को लेकर संजीदगी से नहीं बढ़ रहे थे? क्या पसे पर्दा मुज़ाकरात जो थे वो ओवरलैप कर गए, या फिर अभी कोई ऐसा मामला हुआ ही नहीं जिसमें ब्रेक थ्रू मिलता? तो ये वो सारी चीज़ें, इनको अलहदा-अलहदा देखना ज़रूरी है कि पसे पर्दा कुछ था, नहीं था, जो कुछ था वो मुज़ाकराती टेबल पर था, या इसके अलावा भी कोई टेबल सज रहे थे, वहाँ भी कोई मुज़ाकरात हो रहे थे। मैं तो पहले ही कहा था, मैं फिर रिकॉर्ड पे हूँ कि ये हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। खत्तात कह रहे हैं हमारे दूसरे मुज़ाकरात भी उधर भी हो रहे हैं, गौर साहब ने भी दिया था, तो अगर हो रहे हैं तो फिर ये शफ क्या हुआ है फिर 10-12-15 दिन जो है। फ़र्ज़ करें आपको अडयाला जाना पड़ जाए या आपकी कोई खुफिया मुलाकात इमरान खान से प्लान हो जाए। इस तरह 24 तारीख से पहले होती रही है। किस 24 से? ये इस 24 से जो अभी इनका था। अच्छा, जो तहरीक-ए-इंसाफ जाके अडयाला मिलती रही, वो कह रहे हैं? हाँ, खाली तहरीक-ए-इंसाफ नहीं मिलती रही, और भी मुलाकातें होती रही। कौन कौन मिला है? रात के 12 बजे मिले हैं, रात को 2 बजे मिले हैं, रात को दिन में मिले हैं, तो मुलाकातें तो होती रही हैं। अदर देन PTI? ऑफ कोर्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैरिस्टर गौहर साहब की, अली अमीन गंडापुर साहब की जो ताकतवर लोगों से मुलाकातें हुई और उसके बाद कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात का शायद कोई नतीजा निकलने वाला हो, कोई 12 बार वो साबित होने वाला हो, कोई फल लगना हो उस पौधे को मे बी, तो इमरान खान साहब ने सोचा हो कि भाई जमहूरी लोगों को क्यों हमने ये वाला उनके गले में डालना है कि आपने देखें जी हमारे साथ इतनी भलाई की और मुज़ाकरात की डोर खोली वगैरह वगैरह, और एक विंडो मुज़ाकरात की खोली। तो ये कोई ऐसी नहीं, इसमें देखिए, इस मुज़ाकराती कमेटी के अनाउंस होने से पहले की बात मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने ये इख्तियार महमूद खान चगज़ई को, जो हमारे तहरीक के सरबराह है, उनको भी इख्तियार दिया था कि आप बात करें, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त भी इस चीज़ को संजीदगी से नहीं लिया। ठीक है, और आपको चगज़ई साहब की स्टैंडिंग का पता है, वो उसूलों का एक पक्का इंसान है। वो हमेशा उनकी आवाज़ यही होती है कि पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो और आइन की बालादस्ती हो, सिविल सुप्रीमेसी हो। ठीक है, और ये हमारा आइन भी कहता है, ये हमारा कानून भी कहता है, लेकिन अमरन कोई उसको करने के लिए तैयार नहीं है।
खैर वो नहीं हुआ। फिर इमरान खान ने, यानी अगर लोग ये आपने जिस तरह कहा कि इमरान खान ने दूसरी या हमारी पार्टी ने दूसरी, तो इसमें कोई इसलिए सदाकत नहीं है कि इमरान खान ये इख्तियार पहले महमूद खान चकज़ई साहब को भी दे चुके थे कि आप इस चीज़ को लीड करें और बात करें, जिससे भी करनी है, जरदारी से करनी है, नवाज शरीफ से करनी है, जिससे भी करें, ठीक है। लेकिन आप एज ए तहरीक के सरबराह के तौर पर करें, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ के ऊपर कंसेंसस पे पहुंचते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस चीज़ में आपको बैक करेगी। ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी हुई थी। अब जब मुज़ाकरात शुरू हुए और जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे, पहली बात तो ये है कि वो मीटिंग सिक्योरिटी के हवाले से बुलाई गई एक मीटिंग थी, जिसमें हमारे आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, कोर कमांडर पेशावर भी मौजूद थे और पूरे खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़ुव्वतों को बुलाया गया था। तो अगर इस सिनेरियो में चलो एक मीटिंग बुलाई गई थी तो बैरिस्टर गौहर बहैसियत पार्टी के चेयरमैन और अली अमीन बहैसियत एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस वो बैठे थे, तो उस हवाले से कोई बात हुई थी। हमें ये कोई ये मैं तहरीक के तर्जुमान के तौर पर कि जो हमें ब्रीफ किया गया था वो यही बताया गया था कि हमारी उस हवाले से हाँ, अब जो हुकूमत जिनके अपने पाँव नहीं है, जिनकी अपनी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जिनकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, जो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को और पूरे कौम जानती है, ये 25 करोड़ आवाम जानती है कि इनको किसने बिठाया और कौन इनको बैकअप कर रहे हैं, कौन इनके हैंडलर्स है, कौन इनको चला रहे हैं। जब इनको ये तो वो एक मीडिया पे न्यूज़ चली के बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, तो क्यों परेशान हुए हुकूमत के लोग? मतलब परेशानी की वजह क्या है? इंटीरियर कमेटी का इजलास जब पार्लियामेंट में जारी था, बहुत रिस्पेक्टेड फोरम है, तो वहाँ हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि जो रिपोर्टर था वो ब्यूरो चीफ बना और फिर वो एंकर बना, तो उन्होंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल लोगों का काम है, यहाँ तो जो मर्जी कैमरा खोलता है और जो मर्जी कह देता है। फिर इन बातों का जवाब क्या है? फिर भी गवर्नमेंट ने ये कानून साजियाँ करना थी या फिर किसने करनी थी? जाहिद हुसैन साहब इस पर क्या कह रहे हैं? हनीफ अब्बासी साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा ना एक ज़बरदस्त एग्जांपल दिया, गो कि वो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की हमायत कर रहे थे, लेकिन एग्जांपल बड़ा रीज़नेबल था। वो कह रहे थे कि यहाँ जो रिपोर्टर थे वो सफ़र तय करते करते ब्यूरो चीफ बने हैं और ब्यूरो चीफ से भी कुछ ने आगे का सफ़र तय किया और फिर वो वीलॉगिंग की तरफ भी आए, तो उनकी वो आपको ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करते दिखाई देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक उनके साथ। और कहते हैं कुछ लोग वो हैं जिन्हें सहाफ़त की अलबे का नहीं पता, हनीफ अब्बासी साहब फरमा रहे, तो वो खुद से जब वीलॉगिंग करेंगे और ख़ुद से सारा करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है उनको और कोई ट्रेनिंग भी नहीं उस तरह की। इस तरह का फिनोमिना फिर इस पर क्या टेक है? देखिए, एक बात सब हकीकत है कि एक दौर जो था परसी जब हमने जैसे शुरू की थी सहाफ़त, तो हमारे यहाँ एक होता था इदारती कंट्रोल, जिसमें यह था कि ये एडिटर के पास ये होता था कि कोई चीज़ अगर मैं फ़र्ज़ कीजिए मैंने जब शुरू की थी सहाफ़त, तो हमें हमेशा ये होता था कि आप जो हैं फ़र्ज़ कीजिए कोई किसी चीज़ पे आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें ये आप सब सारे फरीक से बात करेंगे और फिर उसके बाद फैक्ट चेकिंग होती थी इसमें। तो वो एक लिहाज से ख़ुद एक जो है उस इदारे में या उस मैगज़ीन या उस पेपर्स में उसकी अपनी एक वो साख का सवाल पैदा होता था और इस तरह से एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त होती थी। लेकिन ये जो है ठीक है, ये इदारा कमज़ोर होता चला गया, जिसको कहते हैं कि जिसमें इदारती कंट्रोल जो है वो कमज़ोर होता चला गया। लेकिन इस कमज़ोरी को हुकूमत ठीक नहीं कर सकती है। देखिए, हुकूमत जब किसी की पाबंदी लगाएगी तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ख़बर देंगे या एक प्रोपेगेंडा जो है आपके दायरे बन जाएंगे तो वह उसके लिए जायज़ होगा, और आप पे तनकीद अगर होगी तो उसका मतलब ये होगा कि वो गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त होगी। तो असल बात ये होती है कि हुकूमती कंट्रोल की बात आती है कि हुकूमत जब कंट्रोल करेगी आज़ादी सहाफ़त पे या आज़ादी एक्सप्रेशन पे, तो उसके मकासद दूसरे होते हैं। उसका मकासद ये नहीं होता है कि आप उन सहाफ़ती जो एक वैल्यूज़ होते हैं या सहाफ़ती स्टैंडर्ड होती है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट उसको करना चाहते हैं, बल्कि असल की बात आती है कंट्रोल की। मौलाना को डील करने का सारा टास्क था आपके पास, और ये टास्क जाना था बेसिकली मौलाना साहब को कंटेनर तक चढ़ाने तक। वो आप अपनी जिम्मेदारियां अब तक पूरी नहीं कर पाए या मौलाना साहब ओवर स्मार्टली खेल गए? मैंने जो कुछ किया है मैंने इमरान खान की इंस्ट्रक्शन भी किया। मौलाना साहब के साथ हमारी जितनी भी लीगल टीम थी, यानी अहमद खान हो गए, अली जफ़र साहब हो गए, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा,
सब जो है ना इसमें ऑन बोर्ड थे। हमने उनको अपना वो भी दे दिया जो जिस चीज़ को हम चाह रहे थे कि ये ना हो, यानी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की उम्र में इजाफा, यानी हम काजी फाजी साहब को किसी पर नहीं चाहते थे, तो उसमें उन्होंने हेल्प की। जो हम चाहते थे कि वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मसला जो उसकी अमेंडमेंट ना हो। बाकी चूँकि उसकी अपनी पार्टी है, अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपने उसको देखेगा, लेकिन हमने अपोजिशन पार्टी में उनके साथ इंगेज किया और कुछ आदाब हमने हासिल किए। अपोजिशन का इकट्ठ बड़ा ज़रूरी देख रही है अपोजिशन, तहरीक इंसाफ खास तौर पर, और इस पर बहुत सारी वर्किंग हो रही है दोबारा से। 26वीं आईनी तरमीम से ज़रा पहले भी ये वर्किंग हुई थी, और उससे थोड़ा और पीछे चले जाएं तो वहाँ भी ये वर्किंग बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही थी। तहरीक इंसाफ स्टार्ट में यही चाहती थी कि मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़ी सियासी तहरीक को लीड करें, कंटेनर पे सवार हों और उस कंटेनर में GDA भी हो, उसमें ग्रैंड अलाइंस जितनी पार्टियां हों, अपोजिशन इकट्ठ हो। लेकिन ये ख्वाब उस वक्त शर्मिंदा ताबीर तो ना हो सका। अपोजिशन को लेकर अब क्या सोचा जा रहा है, अब क्या हालात हैं? बड़ी आपकी ख्वाहिश थी, पहले भी असद कैसर साहब से भी हमने यही बात पूछी थी कि मौलाना फजलुर रहमान कंटेनर पे चढ़ जाएं और वो तहरीक इंसाफ को डूबते हुए से बचाएं और वही लीड करें, वही लेके चलें। मौलाना साहब पे कड़ाई ना दिए या जो भी मामला था। अब आपको क्या लगता है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है ये मौलाना साहब को साथ मिलाकर उनसे लीड करवा सकेगी? क्योंकि मेन की प्लेयर तो मौलाना साहब है। देखिए, मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ़ करूँगा फ़ाद भाई कि तहरीक इंसाफ डूबती कश्ती नहीं है। तहरीक इंसाफ मुस्तक़बिल की कश्ती है। जो भी इसमें सवार होगा वो मुस्तक़बिल की सियासत में अपनी जगह भी पाएगा और इज़्ज़त भी पाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की वो वाहिद सियासी जमात है जिसके पीछे सिर्फ उसके कारकुनान नहीं बल्कि पूरी कौम खड़ी है। तो यही वो क़ुव्वत है, यही वो अलामतें है जो इस मुल्क को जोड़ सकती है। तो जिस तरह आपने कहा, तो मौलाना साहब का एक किरदार है जिससे हम बिल्कुल इनकारी नहीं है। और अभी तक जो मौलाना साहब के साथ हमारी इंगेजमेंट्स हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के बाकी भी जितने कायदीन मिले हैं, जिसमें अभी तक साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी उनसे मिले हैं, अलामा साहब भी उनसे मिले हैं, तो उनके जो वाइब्स है और जो हमारी तरफ है वो बड़ी पॉजिटिव है। और हम ये समझते हैं कि अगर इस पे थोड़ी सी संजीदगी से काम हो और मामलात को ज़रा हम आगे की तरफ चले तो इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब एक पाकिस्तान के एक ऐसा तनावा आवाज़ है पाकिस्तान की सियासत में कि वो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, जो पाकिस्तान की डूबती कश्ती है, इसको बचाने में हमारा साथ देंगे। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल अब क्या है, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पसे पर्दा मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है, इसके नतीजे आना भी अभी बाकी हैं, लेकिन पीका के नतीजे शायद जल्द आना शुरू हो जाएंगे। फ़ाज़ शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।